हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 को। और आज हम जानने वाले हैं उदाहरण 8.3, 8.4 और 8.5 एनसीईआरटी से। चलिए शुरू करते हैं उदाहरण 8.3 से। उदाहरण 8.3 में कहा गया है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र By बराबर है दिस। एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें By की वैल्यू दे रखी है और हमसे कहा गया है ए पार्ट में कि हमें तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। दूसरा, हमें विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखना है। तो ये सिंपल फॉर्म में आप इसको फॉर्मूला से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो समीकरण होती है उसकी जो एक जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। कुछ इस फॉर्म की हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन होती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर इसको मैं इस तरह से मिल सकती हूँ, इसको By बराबर B0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो जो ये वाली इक्वेशन होती है ये आपने सुनी होगी, ये वाली इक्वेशन कि By बराबर होता है B0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखा गया है। कैसे? मतलब जो k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, राइट। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है k की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई म्यू। तो इन्हीं वैल्यू को पुट करके यहाँ पे यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब आपको करना क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उससे आपको इस इक्वेशन से उसकी तुलना करनी है। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपके पास तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास लैम्डा गिवन है वहां पे आपको पीछे देखना है कि इस इक्वेशन में क्या गिवन है। तो आप देखेंगे कि लैम्डा की जगह वहां पे गिवन है 0.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर। तो यहाँ से आपके पास तरंगदैर्घ्य की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप इस वाली इक्वेशन से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। पीछे जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है वैसे। तो आप देखेंगे कि अगर हम k की वैल्यू को देखें तो k की जगह पीछे क्या दे रखा है, लेट्स सी। पीछे दे रखा है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 x। तो मतलब k क्या है, ये वाला टर्म है 0.5 वाला। और हम जानते हैं कि k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो अगर आप देखेंगे हम यहाँ से k की वैल्यू रख दे और 2 पाई की वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ठीक इसी तरह से हम यहाँ से आवृत्ति की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई म्यू। ओमेगा की वैल्यू में पीछे गिवन है। देखिए पीछे क्या गिवन है ओमेगा की वैल्यू, ये वाली 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो जब आप ओमेगा की जगह ये वैल्यू वैल्यू रखेंगे और 2 पाई की वैल्यू आपको पता ही है, तो आपके पास म्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी इस तरह से। अगर आप इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे तो वहां पे 1/t की जगह जो भी वैल्यू गिवन होगी, हम जानते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो उन्होंने इस तरह से यहाँ से निकाला है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड सही है, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कीजिए या फिर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। और बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध दर्शाने वाला एक सूत्र होता है और वो होता है E0 बराबर B0 से। हमारे पास B0 गिवन है, तो उस वाले समीकरण से आप देख सकते हैं कि B0 क्या है। देखिए B बराबर B0 होता है, तो B0 हमारे पास ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो जो B0 हमारे पास गिवन है और C की वैल्यू हमें पता ही है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से E0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की जो गमन की दिशा होती है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और वो एक दूसरे के साथ समान फेज में होते हैं, राइट। समान फेज में होने का तात्पर्य ये होगा कि उनके जो इक्वेशन में जो अंदर का टर्म होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के लिए गिवन था वही सेम विद्युत क्षेत्र के लिए भी होता है, क्योंकि ये फेज को प्रदर्शित करता है।
जबकि जो बाहर ई नॉट होगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है, ये वाली। तो इस तरह से हमारे पास विद्युत क्षेत्र के लिए भी मान निकल कर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इजेड क्यों है? इजेड इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो तरंग है हमारे पास वो एक्स दिशा में मूव कर रही है, गमन कर रही है, जबकि जो हमारे पास बी नॉट है वो जेड डायरेक्शन में, सॉरी वो वाई डायरेक्शन में है। तो बची कौन सी डायरेक्शन? जेड डायरेक्शन। तो हमारे पास जेड डायरेक्शन में होगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं या अभिलंबवत होते हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन होगी जेड डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं उदाहरण 8.4 की। सो उदाहरण 8.4 में कहा गया है कि 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश किसी अपरावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित होता है। हमारे पास कोई सतह है जो कि अपरावर्तित है। अपरावर्तित मतलब क्या हुआ कि कोई प्रकाश यहाँ पे आता है और वह परावर्तित नहीं होता है, वह टकराकर वापस नहीं जाता है, बल्कि वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, या फिर हम जानते हैं अपरावर्तित क्या होता है, जिसमें जब किरण एक माध्यम में जाती है तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, यानी टकराकर वो वापस नहीं जाएगी। तो कुछ इस तरह का ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश हमारे पास है। यदि सतह का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 30 मिनट की समय अवधि में सतह पर लगने वाला औसत बल का परिकलन कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बल। हमें निकालना है बल, और जहां पे बल निकालना हो वहां पे हमें संवेग भी निकालना होगा, क्योंकि बल है तो संवेग भी होगा वहां पे। और संवेग निकालने के लिए हमें चाहिए होगा ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे ऊर्जा, देन ऊर्जा के बाद हम निकालेंगे संवेग, और फिर हम निकालेंगे बल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसके फॉर्मूला को देखेंगे तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम निकालने वाले हैं सबसे पहले ऊर्जा। ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे? ऊर्जा हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ऊर्जा फ्लक्स। ऊर्जा फ्लक्स की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं? यहाँ पे ऊर्जा की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब ऊर्जा फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा फ्लक्स का सूत्र जो है, आप इसके जो यूनिट दे रखे हमारे पास उससे आप इसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आप जब देखेंगे ऊर्जा फ्लक्स की जो यूनिट है वो दे रखी है वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होती है पावर की यूनिट। पावर की यूनिट होती है, और पावर की यूनिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। शक्ति बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू मतलब कार्य, तो कार्य का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे सेंटीमीटर भी स्क्वायर है। राइट, तो इसको हम इस तरह से खोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक, बटे सेकंड। सेकंड किसका मात्रक होता है? सेकंड होता है समय का मात्रक, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये कुछ है एरिया। तो यही है ऊर्जा फ्लक्स का मात्रक। तो ऊर्जा फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ? डब्ल्यू बटे टी ए। ये क्या है? ये है ऊर्जा का फ्लक्स। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ऊर्जा फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सॉरी, ये ऊर्जा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा फ्लक्स है, और जो कार्य है उसको हम लिख सकते हैं ऊर्जा। कार्य को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। तो आप इसको निकालने वाले हैं, तो हमारे पास आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, तो हमारे पास समय गिवन है 30 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्षेत्रफल गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊर्जा फ्लक्स गिवन है 18। तो सारी हमारे पास जो टर्म है वो गिवन है, तो हम यहाँ से ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी ऊर्जा की, वो आएगी 6.48 इंटू 10⁵ जूल। सतह पर पड़ने वाले कुल ऊर्जा जो है ये हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है संवेग। तो इस सतह पर कुल प्रदत्त कुल संवेग क्या हो जाएगा? संपूर्ण अवशोषण के लिए संवेग होना चाहिए, वो हो जाएगा P बराबर U बटे C। U अभी अभी हमने निकाला है, C की वैल्यू में पता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस तरह से हमारे पास संवेग की वैल्यू भी निकल जाती है। संवेग निकालने के बाद अब हमें निकालना है कुल बल। जो सतह पर लगा औसत बल होता है उसका सूत्र होता है F बराबर P बटे T। P हमें पता है और T की वैल्यू भी हमें गिवन है।
तो इस तरह से जो है आप यहाँ से बल की मात्रा निकाल सकते हैं, और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितना बल है वहां पे, सतह पर लगा औसत बल कितना है, तो इतना बल हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। यदि सतह पूर्ण परावर्तक होती तो आपका उत्तर क्या होता, यानी कि जो हमारे पास सतह थी वो एक अपरावर्तक सतह हमारे पास दे रखी थी, लेकिन परावर्तक होगी अगर, यानी परावर्तक मतलब हुआ कि जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है वो यहाँ से टकराकर वापस चल जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो उसके संवेग में चेंज आ जाता है। संवेग में कितना चेंज आएगा। तो अभी जो हमने संवेग का सूत्र लगाया था वो था P बराबर U बटे C। तो पूर्ण परावर्तन सतह पर हमारे पास जो सूत्र होगा वो आ जाएगा P बराबर 2U बटे C, और सारी कैलकुलेशन सेम ही रहने वाली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब हम बात करते हैं उदाहरण 8.5 की। तो उदाहरण 8.5 में क्या कहा गया है, 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी 100 वोल्ट बल्ब से आ रहे विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। आप ये जानते हैं कि बल्ब की दक्षता 2.5% है और यह एक बिंदु स्रोत है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक बल्ब है जो कि 100 वोल्ट का बल्ब है। इसकी 3 मीटर की दूरी पर, कितनी, 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी, मतलब 3 मीटर की दूरी पर से किसी बल्ब से आ रहे विकिरण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पे, और चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। बल्ब की दक्षता गिवन है, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब होता है कि जो बल्ब जो होगा वो केवल 2.5% जो है कार्य करेगा, और ज्यादा इसका हीट में जो है वेस्ट हो जाएगा, और ज्यादा एनर्जी इसकी। ये एक बिंदु स्रोत की तरह यहाँ पे रह रहा है। अगर हम देखें तो इस तरह से हम इसके चारों ओर क्या है, एक एक सर्कल को यानी कि एक स्फीयर को ड्रॉ कर सकते हैं इसके चारों ओर। जैसे ये स्फीयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ से भी 3 मीटर की दूरी है इसकी, यहाँ से भी 3 मीटर की दूरी है, तो यहाँ से भी 3 मीटर की दूरी रहेगी, समान दूरी रहेगी। तो हम यहाँ से एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, यहाँ पे एक गोला है इस तरह का। राइट, तो हमें हर बिंदु पर क्या होगा, समान ही विद्युत क्षेत्र आएगा, समान ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा जब हम गणना करेंगे। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम ये क्या करने वाले हैं, हम करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि बिंदु स्रोत के रूप में जो बल्ब है वो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश को विकिरित करता है। 3 मीटर की दूरी पर इसको घेरने वाली गोलाकार सतह, हमने देखा गोलाकार सतह किस तरह से बनेगी। उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें, क्यों, क्योंकि हम आगे जरूरत पड़ने वाली है हमें इसकी। क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। आर में गिवन है दैट इज 3। तो हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो आएगा 113 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम ये निकालेंगे कि इस दूरी पर, किस दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आई बराबर होता है शक्ति बटे क्षेत्रफल। शक्ति यानी कि 100 वोल्ट का बल्ब है जो कि 2.5% की एफिशिएंसी उसकी है, बटे क्षेत्रफल हमने निकाला। तो यहाँ से हम इसकी तीव्रता निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता है कि जो तीव्रता है उस बल्ब की, वो आधा योगदान तो विद्युत क्षेत्र का होगा और आधा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का होगा। तो उसका सूत्र जब हम निकालेंगे तो वो आएगा हाफ आई जो कि विद्युत क्षेत्र का है, और हाफ आई जो कि चुंबकीय क्षेत्र का है। और आई बराबर हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर सी। आर एम एस क्या है, इसका वर्ग माध्यम मूल मान, इसका विद्युत क्षेत्र का। तो उस तरह से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो है यहाँ से निकल कर आ जाएगा, सॉरी, ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जब हम सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, सी की वैल्यू हमें पता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे ई आर एम एस। ध्यान रहे कि ये ई आर एम एस की वैल्यू निकल कर आई है, अभी ई की वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। तो विद्युत क्षेत्र E का ये जो मान है वो वर्ग माध्य मूल मान है, क्योंकि किसी भी प्रकाश पुंज में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज्यावक्रिय होता है।
तो हम जानते हैं ये सूत्र होता है, अगर हमें ERMS से E की वैल्यू निकालनी हो तो वो होता है E बराबर अंडर रूट ऑफ ERMS। हम पढ़ चुके हैं सूत्र को। इस तरह का होता है, जैसे आपने देखा होगा, हम जानते हैं जब वोल्ट निकालना होता था हमको तो हम लिखते थे V बराबर अंडर रूट ऑफ VRMS, I बराबर अंडर रूट ऑफ IRMS। तो इसी तरह से E बराबर हो जाता है अंडर रूट ऑफ ERMS। तो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट और इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो E नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, इस प्रकार हम दे सकते हैं कि वे प्रकाश जिसका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो काफी शक्तिशाली होता है एज कम्पेयर टू टीवी या FM तरंगों के विद्युत क्षेत्र की शक्ति से, जो कुछ माइक्रोवोल्ट प्रति मीटर के कोटि के होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ने के लिए प्रकाश यूज करते हैं उसकी तीव्रता क्या होती है, काफी शक्तिशाली होती है। उसका जो क्षेत्र होता है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र जो उसका होता है वो इतना ज्यादा क्षेत्र उसका होता है। जब आपके पास ERMS निकल चुका है तो आप यहाँ से BRMS निकाल सकते हैं। तो BRMS आप यहाँ से निकाल दीजिए इस सूत्र से, और इसी तरह से आप B को भी निकाल सकते हैं इस सूत्र की हेल्प से। B नॉट बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ BRMS। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों जो है सूत्र जो तीनों जो हमारे पास उदाहरण थे उसको सॉल्व कर दिया है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको एक उदाहरण समझ में नहीं आए होंगे तो आप इसको एक दो बार और देखना, कि थोड़ा टफ है तो आपको इसको टाइम लग सकता है समझने में। ओके, सो थैंक यू।